नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश मिश्र। आप देख रहे हैं भारतीय समाचार। भारतीय समाचार में आपका स्वागत है। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो महाराष्ट्र में सर्वोच्च पद के साथ में एक साहित्य की सेवा कर रहे हैं। जी हां, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि एक आईपीएस अधिकारी साहित्य में इतनी रुचि लेता है। जी, वे परिचय के मोहताज नहीं है और लाखों युवाओं के चहेते हैं, ऐसे कैसर खालिद जी। सर, आपका स्वागत है भारतीय समाचार। शुक्रिया। सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, लाखों युवा जानना चाहेंगे कि आप एक ऐसे पिछड़े इलाके से आते हैं, बिहार जैसे राज्य से, और आपने आईपीएस की पढ़ाई की और आगे बढ़ने के लिए जो आपका जज्बा था आज इस मुकाम पे पहुंचा। सर, उसके बारे में हमारे युवाओं को बताइए। मुझे याद आता है एक बड़े शायर हुए हसन नईम, उनका एक शेर है कि सर में अगर जुनून न हो मिलता नहीं ताजो फन, सर में अगर जुनून न हो मिलता नहीं ताजो फन, इल्मो हुनर के बावजूद नामो नसब के बाद भी। कि सर में अगर जुनून नहीं है तो ताज और फन, आर्ट और सक्सेस ये नहीं मिलता है। इल्मो हुनर के बावजूद कितना भी आप पढ़ लिख लें, नामो नसब के बाद भी, कितने अच्छे परिवार से भी आप हों, तो बहुत इम्पोर्टेंट ये होता है लाइफ में कि आपको गोल आपका मालूम होना चाहिए कि आपने क्या करना है। मैं जिस इलाके से हूँ और आज से 30 साल पहले वहाँ की जो परिस्थिति थी, अब ये समझिए कि मुझे पढ़ाई के लिए अपने ननिहाल जाना पड़ा। मेरे गांव में एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था जिसमें 4th क्लास तक की पढ़ाई थी, टीचर्स एक दो ही थे। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे ननिहाल में रखा जहाँ एक मिडिल स्कूल हुआ करता था, जहाँ 7वीं तक की पढ़ाई थी और पढ़ाई का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा था। तो शुरू से एक तो ये हुआ कि एक फिक्र रही पेरेंट्स की भी, और हमको भी शुरू में ही मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था। ये आप बल्कि यूं कह दें कि जुनून की हद तक शौक था। जब अपनी कोर्स की किताबें ख़त्म हो जाती थी तो घर में जो कोई भी मैगजीन होती थी वो पढ़ता था। कई बार वो फिल्मी मैगजीन और दूसरी मैगजीन्स पढ़ने में डांट भी पड़ी है। फिर जब वो ख़त्म हो जाता था तो छत पे जाता था और पुरानी किताबें ढूंढ करके निकाल कर लाता था। जैसे कोर्स बदल जाता है तो पुरानी किताबें बेकार हो जाती हैं तो छत पे रख दी जाती हैं। तो उससे क्या हुआ कि अब ये समझिए कि शुरू से ही जो नॉलेज का बेस होता है वो हमारा औरों से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा था। फिर हमको मैगजीन पढ़ने का, कॉमिक्स पढ़ने का, इसका बड़ा शौक हुआ करता था। तो मैं बहुत बार उस ज़माने में, मुझे याद है, कॉमिक्स आती थी 3 रुपए की और खड़े होकर स्टॉल पे पढ़ने के लिए वो 30 पैसा लेता था। सो 30 पैसा दे करके वहाँ पूरी की पूरी कॉमिक्स में 1 घंटे में पढ़ जाता था। या कोई मैगजीन मिल गई, कोई पेपर मिल गया तो उसको पढ़ता था, क्योंकि देहातों में पेपर तो आते नहीं थे तब। लेकिन इसमें क्या हुआ कि 10वीं तक आते आते एक नॉलेज बेस तो अच्छा हो गया। फिर जब मैं पटना साइंस कॉलेज गया और वहाँ हॉस्टल में था मैं, तो हॉस्टल में मैं टॉपर था। मार्क्स के हिसाब से हॉस्टल मिलता था, सबसे ज़्यादा नंबर मेरे थे। मैंने इस बात को महसूस किया कि कई ऐसे स्टूडेंट जो कि हॉस्टल में हैं, जो बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ के आए हैं, वो हमसे बात भी नहीं करते हैं। मैं बहुत बार सोचता था कि मैं लालटेन जलाकर पढ़ के आया हूँ और मैं ऐसी हालत से पढ़ के आया हूँ जब हमारे पास रिसोर्सेस नहीं, बताने वाला कोई नहीं, तब भी मैं इनसे ज़्यादा नंबर लाता हूँ। तो इनको एक जो सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है उसके होने का कारण क्या है? तो फिर मैंने 2-3 चीज़ों को पाया जब इस पे मैंने गौर किया। एक तो एक उनकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी होती थी, तो मैंने तब से ये डिसाइड किया कि अब जो मीडियम होगा मेरी पढ़ाई का वो इंग्लिश हुआ करेगा। दूसरा, मैंने ये महसूस किया कि उनका जनरल नॉलेज हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा था। सो हमने जनरल नॉलेज की किताबें पढ़नी शुरू की। फिर हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने हमें एक बात बताई। उन्होंने कहा, बेटा अच्छा, आगे बढ़ने के लिए एक ही तरीका है कि तुम +2 इंटरमीडिएट जिसको कहते हैं उसमें ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किताब पढ़ो। तो मैंने उसको बड़े सीरियसली उस चीज़ को लिया और मैंने ये कर लिया कि +2 में ग्रेजुएशन की किताबें पढ़नी शुरू की। और जब मैं ग्रेजुएशन में गया तो मैंने पीजी की सारी किताबें पढ़ ली थी। उसमें बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी कोशिश करनी पड़ती है, कई बार बात समझ में नहीं आती है। जो सब्जेक्ट आप समझिए, जो किताब एक बार में पढ़ के समझ सकते हैं उसको 3-4 बार पढ़नी होती है। लेकिन हमने ये महसूस किया कि जैसे जैसे आप इन चीज़ों को पढ़ते जाइएगा तो आपको जो नॉलेज होगा वो दूसरों से बहुत सुपीरियर होगा और आप चीज़ों को उसकी जड़ तक जाके समझेंगे। तो ये हो गया कि इवन ग्रेजुएशन में जब मैं पढ़ता था तो मैं ग्रेजुएशन वालों को ट्यूशन भी पढ़ाता था।
मतलब उस लेवल का नॉलेज हो गया था। तो उससे अच्छा लगने लगा, एक कॉन्फिडेंस अपना आ गया। और आप ये समझिए कि एक देहात से आने वाले बच्चे का एक बड़े शहर में जाकर उसका कॉन्फिडेंस कितना ब्रेक होता है। और हम लोग जिस परिवेश से आए, हम लोग जमींदार फैमिली से थे, जमीनें थी लेकिन उनका मोनेटाइजेशन नहीं था। हाँ, अब देहातों की हालत आप समझते हैं ना कि आपके पास बहुत सारे जानवर होंगे, बहुत सारे बागीचे होंगे, हाँ, लेकिन कैश इनकम आपकी बहुत ज्यादा नहीं होगी। और हमें याद है कि ईद के मौके से जब कपड़ा सबका आता था तो थान लाया जाता था, तो हम सबको एक ही किस्म का कपड़ा बड़े से छोटे तक सबको मिलता था। तो वो आप ये समझिए जिसको हम देहात में कहते हैं मोटा कारोबार, को फिनिश नहीं था। अब शहर में जब गए तो फिनिश वाले लोग थे, जिसको आप समझ लीजिए कि जिनका फाइनर सेंस हुआ करता है, जो लिटरेचर में, आर्ट में, म्यूजिक में, इन सब चीजों पे जरा ज्यादा ध्यान है। देहातों में आप फिल्म भी नहीं देखते हैं। टेलीविजन हमारे यहाँ 87 में आया, जब मैं मैट्रिक पास करके निकल गया था। सो उन चीजों को सीखना शुरू किया जिसको हम लाइफ स्किल कहते हैं। फिर डिबेट, क्विज, इन चीजों में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। बहुत सारी जगहों पे ठोकरें लगी, गिरे, चोट खाई, नाकाम हुए, लेकिन एक ही चीज सीखी उससे कि इसको हम दूर कैसे करें, अगली बार ये चीज कैसे नहीं हो, अगली बार इस चीज को कैसे अवॉइड किया जाए। सो इन चीजों को धीरे धीरे करके हमने जो है सीखना शुरू किया। और जिसको कहते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस वहां से स्टार्ट हुआ। और जब भी किसी आदमी से मिलता था, शख्स से मिलता था, तो मैं ये देखता था कि इनके अंदर अच्छाई क्या है और कैसे उस चीज को हम अपने अंदर लेके आए, और हमारे अंदर जो वीकनेसेस हैं हम उसको दूर कैसे करते जाएं। अब जैसे मैंने आपको बताया, अंग्रेजी हमारी बड़ी कमजोर हुआ करती थी, तो अंग्रेजी पे वर्क किया, जीके पे वर्क किया। 10वीं तक तो हमने कोई खेल भी नहीं खेला था। मतलब देहातों में आपको मालूम है कि हम स्कूल से आते थे, उसके बाद खेतों में चले जाते थे, कहीं कोई काम हो रहा है, कहीं धान कट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो आप तो घर का काम करते हैं। तो फिर थोड़ा सा वहाँ एक्सरसाइज शुरू किया, वॉकिंग शुरू की, रनिंग शुरू की, वॉलीबॉल खेलना शुरू किया, बैडमिंटन खेलना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ कि वो जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर डेवलपमेंट, वो होना शुरू हुआ। तो मैं अक्सर लोगों को ये बात कहता भी हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको क्या मिला, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्या किया और आप जहां थे वहां से कहां तक पहुंचे। सर, आईपीएस चुनाव करने के लिए कुछ मतलब आप मोटिवेट हुए थे या फिर ये का एक आपके दिमाग में आया कहां से आईपीएस करना है? देखिए, आप जब नॉर्थ इंडिया की एक परिस्थिति का विचार कीजिए कि अधिकारियों के बड़े बड़े बंगले हुआ करते थे। जब आप जाते थे, हम तो स्टूडेंट थे, छोटे थे, साइकिल से जाते थे, कभी पैदल भी जाते थे, तो हम बड़े औ से उसको ऐसे देखा करते थे कि अरे भाई यहीं ये लोग रहते हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब देखना शुरू किया इनको, तो यूनिफॉर्म वाला आदमी तुरंत पहचान में आता है। अब हमारे जमाने में तो एक एएसआई छोटा बाबू हुआ करता था, उनके पास बुलेट होती थी, पीछे उसका चौकीदार बैठता था। वो जब देहातों में आता था तो बहुत बड़ा आदमी समझा जाता था। तो यूनिफॉर्म की एक तो आइडेंटिटी फॉरेन होती है, दूसरी चीज हमने ये देखा कि हमारी व्यवस्था में, हमारे समाज में जुल्म बहुत ज्यादा है। मैं एक छोटा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि बहुत सारे जगहों पे आप देखते हैं कि मनी लेंडर्स होते हैं, महाजन होते हैं, अब सूदखोर होते हैं। अब गरीब किसान, उनसे अगर पैसा उसने बोरो किया तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस बात का है कि उसकी जमीन बचेगी नहीं, और वो घर से आकर के आपके जानवर को खोल के ले जाएगा, आपके खेत पे कब्जा कर लेगा। बल्कि मैं एक सच्चा वाकया बताता हूँ कि एक हमारे इलाके का एक महाजन था, एक मनी लेंडर था। एक बार मैं और मेरे पिताजी हम दोनों गए, उसके पास किराना दुकान भी था कुछ सौदा लेने के लिए। तो दोपहर का वक्त था, वो सो रहा था, तो हम लोग रुक गए। तो मेरे फादर ने कहा, उनका एक नौकर हुआ करता था, तो उनको बोले जानते हो ये हमारा क्लासमेट है और इसके पास जमीन अपनी हुआ करती थी। तो मैंने उनको पूछा कि जब आपकी अपनी जमीन है तो आप इनके यहाँ नौकरी क्यों कर रहे हैं? बोले सर क्या करें बाबू, हाँ बाबू क्या करें, हमसे एक गलती हो गई और उसका भुगतान हम आज तक भुगत रहे हैं। हमने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हम पे किसी ने कोई मुकदमा कर दिया, केस कर दिया, और हम उसकी पैरवी करने के लिए इनसे कुछ पैसा उधार लिए। इन्होंने कहा कि नहीं हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम केस लड़ो। और उस चक्कर में हमारी जितनी भी जमीनें थी सब इनको मुझे देनी पड़ी, सूद उस पे सूद, उसका सूद। तो बहुत सारी जुल्म है, और व्यवस्था हमारी ऐसी है कि आज भी प्रशासन देहातों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये जो इनजस्टिस होता है, इसको कैसे आप दूर कर सकते हैं? लोगों में को जो इतना दुख है, इतने आंसू हैं,
इतने गम हैं, उसको दूर करने के लिए मैंने ये महसूस किया कि जो सबसे सशक्त माध्यम है वो है कि पुलिस की यंत्रणा को अगर आपने मजबूत किया, लोगों तक पहुंचाया, उनकी सर्विस की, तो आप बहुत सारा जुल्म रोक सकते हैं। तो तभी मेरे जहन में ख्याल आया कि अगर मैं आगे ईश्वर ने मौका दिया और मैं पहुंच सका। क्या पाते हैं आईपीएस बनने के बाद में, क्या पाते हैं? जितनी चीजें आपने सोची थी उतनी चीजें आप पाते हैं कि मतलब कि क्या जस्टिफाइड कर पा रहे हैं आप? देखिए, ख्वाब तो कभी भी 100% 100% पूरे नहीं होते हैं। व्यवस्था है, व्यवस्था में जहां आपके अधिकार हैं वहीं कर्तव्य हैं, वहीं अंकुश भी है, वहीं सिस्टम्स है, बहुत सारी चीजें व्यवस्था में होती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आप सच्चे दिल से काम करना चाहें तो आप बहुत सारा अपना गोल अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। अब जैसे मैंने जहां पे भी काम किया है, मैंने अपना एक्सेस पब्लिक के लिए बिल्कुल ओपन करके रखा है। जिसको जब आना है आ जाओ, उसकी जो भी शिकायत है मैं जरूर उसको सुनूंगा और उसकी मैं जांच कराऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको न्याय मिले। सर, तो इसमें कुछ दबाव भी होते हैं, मतलब क्या, मतलब कहा जाता है कि पुलिस ऑफिसरों के ऊपर राजनीतिक दबाव, सरकार का दबाव, कई तरह के झेलने पड़ते हैं। किस तरह से झेलते हैं सर? देखिए, गलत काम जो करेगा उस पर दबाव आएगा, सही काम जो करेगा उस पर दबाव नहीं आता है। और अगर किसी ने फोन भी किया और आपने उसको सत्य परिस्थिति बताई कि सर इसमें ऐसा ऐसा है, तो मैंने आज तक कभी महसूस नहीं किया कि कोई ऐसा आदमी होगा जो कि सच का साथ नहीं देगा। सच का साथ हर आदमी देते हैं और आपने उनको कन्विंस किया, समझा के बताया कि सर इसमें यही करना मुनासिब है, तो मैंने तो पाया है कि 100% केसेस में लोग जो है उससे कन्विंस होते हैं। एक सर और प्रश्न करना था कि महाराष्ट्र राज्य और दूसरे राज्यों में कुछ सर्विस में आपने अंतर देखा सर, कुछ काम में? जी बिल्कुल, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि मैं इस स्टेट में काम कर रहा हूं जहां एक तो रिसोर्सेज की प्रॉब्लम नहीं है और दूसरी इसकी जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई कैंप ऑफिस का कल्चर नहीं है। मैं अपने एक बैचमेट का उदाहरण दूंगा। मैं एक जमाने में उनके पास एक बार डिनर के लिए गया हुआ था, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। तो मैंने उसको पूछा कि ऑफिस में कब से कब तक बैठते हो? ऑफिस तो मैं मेन ऑफिस की बात कर रहा था। बोले उस ऑफिस में हफ्ते में 2 दिन बैठते हैं। तो मैंने पूछा बाकी दिन? तो उन्होंने कहा कि यहीं बैठते हैं, घर पे जो कैंप ऑफिस है। तो हमने कहा क्यों? बोले वहां बैठेंगे तो लोग काम करने देगा, इतना लोग मिलने के लिए आ जाएगा कि काम ही नहीं कर पाएंगे। ये उनके शब्द थे। तो मैंने उसको पूछा कि बाबू तू फाइल के लिए नौकरी में आया कि लोगों के लिए नौकरी में आया? हम तो लोगों के लिए हैं और लोग शिकायत लेके अगर हमारे पास नहीं आएंगे तो किसके पास जाएंगे? तो एक ऐसी व्यवस्था है। और दूसरी बड़ी बात क्या होती है, कैंप ऑफिस खासतौर से भारत के कुछ भागों में उसका रिवाज है। वहां पे एक बड़ा मुच्छड़ आदमी बड़ी सी बंदूक लेकर के गेट पे घूमता है। अब मेरे जैसा देहात का आदमी डर से भाग जाएगा वहां से, उसकी हिम्मत नहीं होगी घर के अंदर घुसे। और होता क्या, वो बंगला है, वो जिलाधिकारी निवास, पुलिस अधीक्षक निवास ऐसा लिखा जाता है। तो निवास पे जाने की तो यूं भी हिम्मत नहीं होती है और उसमें बंदूक वाला आदमी देख करके गांव का आदमी तो बिल्कुल डर जाता है। मैंने खुद इस डर को महसूस किया है। तो मैंने हमेशा ये सोचा कि हम ऐसी जगह पे बैठे जहां पब्लिक आए, चिट्ठी दे और आपसे मिल के जाए, उनकी जो भी शिकायत आप सुनिए और उसमें से जो भी सही हो सकता है, जो मदद हो सकती है वो करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आपने किसी से अच्छे ढंग से बात कर ली तो 50% जो उसका दुख है वो खत्म हो जाता है। उसको थोड़ा संतावना आपने दिया, उसको थोड़ा काम और कूल किया उसको, और आपने उसको ये होप दिलाया कि तुम्हारे साथ न्याय होगा, तो 70% तो उसका दुख खत्म हो जाता है और वो वहां से एक सेटिस्फाइड आदमी होके जाता है। वहां की व्यवस्था में चूंकि जब कोई शिकायत लेके आपके पास आता है तो आप एक साइड स्टोरी का सुन रहे होते हैं, दूसरी साइड भी स्टोरी की होती है और उसका एक तीसरा साइड होता है जिसको कहते हैं ना, एक मेरा साइड, एक आपका साइड और एक वो साइड है जो सत्य है। बिल्कुल। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई मैं इसकी जांच कराऊंगा और इसमें जो सत्य होगा उसके हिसाब से काम होगा। और मैंने कभी किसी आदमी को पाया नहीं कि वो इसके विरोध में जाए। तो ये कोशिश हमने शुरू से की। और जो एक अलग प्रश्न आपके साथ में है कि आप आईपीएस सर्विस में तो हैं, अब साहित्य की तरफ आपने पढ़ाई के दौर से ही मतलब शुरुआत कर दी थी या फिर मतलब आने के बाद में कब से शुरुआत किया और कैसे मोटिवेट हो गए आप उसकी तरफ? जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया था कि मुझे दीवानगी की हद तक पढ़ने का शौक था, तो पढ़ने में किस्से, कहानी, गजलें, कविताएं, सारी चीजें आती थी। अब जब आप थोड़ा सा सेंसिटिव भी रहेंगे, आपका दिल थोड़ा नर्म और नाजुक रहेगा, तो जो चीजें हो रही हैं समाज में उस पर आप विचार भी जरूर करेंगे।
और प्रश्न इसलिए था सर कि आईपीएस अधिकारी जो पुलिस सर्विस में है और साहित्य की तरफ इतना रुचि रखता है, और लोग सुनते भी बहुत अच्छी तरीके से, आपका प्रोग्राम होता है, आप खुद देखते हैं कि मतलब लोग लाखों की संख्या में लोग सुनने आते हैं, सर किस तरह से अच्छा लगता है आपको? उसी बात को मैं भी अर्ज कर रहा हूं कि तो हमेशा दो चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि कोई ऑफेंस हुआ, कोई घटना हो गई और आपने उसको रजिस्टर कर लिया, उसका इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन हर घटना के पीछे एक कहानी होती है। आप थोड़ा सा पेशेंस से उस कहानी को सुनना अगर चाहेंगे तो आपको ह्यूमन रिलेशंस के बेशुमार एंगल मिलेंगे। और साहित्य या फॉर दैट मैटर कोई भी आर्ट फॉर्म इसके अलावा और कुछ नहीं है कि वो आदमी के आदमी से रिलेशन को, या आदमी से आदमी के उसके समाज से रिलेशन को, या आदमी के उसके परिवेश से रिलेशन को ही डिपिक्ट करता है। आप कोई पेंटिंग उठा के देख लीजिए, कोई म्यूजिक पीस उठा के देख लीजिए, कोई नॉवेल, कोई कहानी, ये किसकी कहानी है? आदमी की कहानी है और आदमी के भावनाओं की कहानी है। तो जब मैं सुनता था तो हमेशा मैं दो तीन चीजों पे विचार करता था। क्यों हुआ, किसने किया, यहां तक तो हम पुलिस में देखते हैं किसने किया, लेकिन क्यों किया, वो ऐसी कौन सी चीज थी, वो रीजंस क्या थी। जब रीजन के अंदर जाइएगा तो अपने आपको नातों और रिश्तों को एक पूरा जाल मिलेगा, एक पूरी नैरेटिव मिलेगी, और वहीं से किसी कहानी या साहित्य के लिए मवाद पैदा होता है। दूसरी चीज मैंने महसूस किया कि हम चूंकि कम्युनिटी पुलिसिंग करते रहते हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग में हम 15, 20, 30 लोगों को बुलाते हैं, उनको कहते हैं भाई मोहल्ला कमेटी, लेकिन साहित्य क्या है? साहित्य आपकी दिल की आवाज है। दिल की आवाज झूठी नहीं होती है, और कोई भी इंसान किसी से नफरत नहीं करना चाहता। इंसान मोहब्बत के लिए पैदा हुआ है, ब्रदरहुड के लिए पैदा हुआ है, साथ रहने, मिलजुल के काम करने के लिए पैदा हुआ है। तो मैंने ये महसूस किया कि साहित्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप समाज से बड़े आदमी को बुला सकते हैं और उसको ये पैगाम दे सकते हैं कि हम जैसे भी हों, अलग अलग हों, लेकिन हम हैं तो इंसान, और इंसान के नाते हमारे एक दूसरे के प्रति क्या जवाबदारी है। तो हम टॉलरेंस का, एकोमोडेशन का, अच्छा समाज का, एक सुदृढ़ समाज का निर्माण करना हम सबकी जवाबदारी और जिम्मेदारी है। तो ये जो मैसेज है, देश मजबूत करो, कम्युनिटी मजबूत करो, समाज मजबूत करो, और आपस के डिफरेंसेस जो हैं, एग्जैक्टली साहित्य के माध्यम से उसको दूर करो ना भाई। हमको आपसे शिकायत है, इसको हम कई ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम गए मारामारी करके आ गए, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, आप अगले दिन मुझसे बदला लीजिएगा। लेकिन मैं गया और आपसे मैंने अच्छे ढंग से बात की, मैंने अपनी दिल की बात आपके सामने रखी कि भाई मिश्रा जी देखो ना, मुझे ऐसा दुख हुआ है, तो मुझे यकीन है कि आप उस बात को सुनेंगे। और साहित्य के माध्यम से मैंने कुछ कविता रख दी, कुछ और बात रख दी, तो आप तो बिल्कुल उसको सुनेंगे और कहेंगे नहीं भाई ठीक है, हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। सर, हमारे दर्शक के लाखों चहेते जो है, आपका इंटरव्यू हो और आपकी कोई वो न हो, नज्म न हो, तो मतलब सर आप जरा सा हमारे दर्शकों के लिए एक नज्म जो मैंने लिखी थी, बल्कि उसको मैं आपको सुनाता हूँ। ये एक ड्रामा प्रोड्यूस किया जा रहा था, महेश भट्ट साहब की एक टीम थी जिन्होंने ये ड्रामा प्रोड्यूस कर रहे थे। उसमें मुझे ऐसा प्लॉट दिया गया कि भाई हीरो है और हीरोइन है, और दोनों किसी कारण से अलग हो जाते हैं। एक देश में चला जाता है, दूसरे देश में हो जाता है, बीच में एक बॉर्डर आ जाता है, सरहद आ जाती है, और ये मिल नहीं पाते हैं, दो प्यार करने वाले दिल। तो आप इस पे एक लिखिए कुछ। तो मैंने इस पे विचार करना शुरू किया कि आदमी आदमी से अलग क्यों होता है। तो मुझे महसूस हुआ कि हर वो चीज, हर वो वैल्यू जो कि आदमी को आदमी से अलग करती है, वो एक बॉर्डर है। चाहे हमारा धर्म हो, चाहे हमारी भाषाएं हो, हमारा रंग हो, हमारी जातें हो, जितनी भी चीजें इंसान को इंसान से अलग करती हैं, विचारधाराएं, वो सरहद है। तो उस हवाले से फिर ये नज्म मैंने कही, इसका उन्वान है मिलने दो। ये आपको मैं सुनाता हूँ। मिलने दो अब मिलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना, दिल से दिलों को जुड़ने दो ना, दिल से दिलों को जुड़ने दो ना, कलियां दिलों की खिलने दो ना, कलियां दिलों की खिलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना, दिल से दिलों को जुड़ने दो ना। एक सी रंगत एक सी बोली, एक ही मिट्टी एक सी बातें, एक सी रंगत एक सी बोली, एक ही मिट्टी एक सी बातें, एक से दिन है एक सी रातें, एक से दिन है एक सी रातें, ख्वाब भी हैं एक जैसे ही जब, ख्वाब भी हैं एक जैसे ही जब, रंग फिर उनमें भरने दो ना, रंग फिर उनमें भरने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना, दिल से दिलों को जुड़ने दो ना। अगला बंद देखिए कि रिश्ता और नाता भी वही है, रिश्ता और नाता भी वही है, ख्वाहिशो ख्वाब दुआ भी वही है,
ख्वाहिशो ख्वाब दुआ भी वही है, मायूसी आशा भी वही है, मायूसी आशा भी वही है, मिलने का जज्बा भी वही है, मिलने का जज्बा भी वही है, फूल और फल दरिया भी वही है, फूल और फल दरिया भी वही है, फिर ये बर्फ पिघलने दो ना, फिर ये बर्फ पिघलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना, दिल से दिलों को जुड़ने दो ना। और इसका आखिरी बंद देख लीजिए कि कैसे इंसानियत की बात करता है कि हुस्नो इश्क भी एक से अपने, हुस्नो इश्क भी एक से अपने, एक सी हसरत एक है सपने, एक सी हसरत एक है सपने, खौफो यकीन भी साथ हमारे, खौफ डर यकीन कन्विक्शन, खौफो यकीन भी साथ हमारे, हर सू वहशत पांव पसारे, डर टेरर फ्राइट, हर सू वहशत पांव पसारे, सरहद हम दोनों को पुकारे, सरहद हम दोनों को पुकारे, हाथ पकड़कर चलने दो ना, हाथ पकड़कर चलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना। युवा कभी आपने तो लगता है कि आपने इस तरह के जो बंद होंगे और ये जो शब्दों का चयन है सर का, बिल्कुल आपने नया सुना होगा और बिल्कुल ताजगी का एहसास दिलाता है। और एक आईपीएस अधिकारी इतनी बड़ी कल्पना कर सकता है, शब्दों को जोड़ सकता है। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आप लोग जरूर लाइक करिएगा सर का। सर, युवाओं के लिए एक संदेश चाहूंगा कि भारतीय समाचार के माध्यम से आप युवाओं को एक मोटिवेशनल संदेश दें ताकि वो देश की सेवा के लिए आपसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े। मैं युवाओं को यही कहना चाहिए, एक फिल्म में मैंने देखा था जिसमें ये कहा गया था कि हर मोड़ पे दो रास्ते मिलेंगे, एक रास्ता वो होगा जो आपको अच्छाई की तरफ लेके जाएगा और एक बुराई की तरफ लेके जाएगा। बुराई वाला रास्ता आसान होगा, ये आपको अपनी तरफ खींचेगा, और अच्छाई वाला रास्ता बहुत मुश्किल होगा। अगर आपने बुराई वाला रास्ता इख्तियार कर लिया, उसको ऑप्ट कर लिया, तो हो सकता है शुरू में आपको सक्सेस मिले, आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाए, लेकिन अंततः आपकी हार होगी। और अच्छाई वाला रास्ता अगरचे मुश्किल होगा, उसमें तकलीफें होंगी, दुश्वारियां होंगी, लेकिन अंततः आपकी जीत होगी। और हमारे देश में तो, हमारे समाज में कहा गया, हमारे शास्त्रों में कहा गया, सत्यमेव जयते, अंततः जीत सत्य की होती है। और सत्य के बारे में समझ लीजिए कि सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही भगवान है और वही सुंदर है, उसके अतिरिक्त सब कुरूप है। जैसा कि आपने सुना, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और महाराष्ट्र पुलिस में तेज तर्रार चेहरा जाने वाले कैसर खालिद सर आज हमारे साथ में रूबरू थे। और निश्चित तौर पे उनकी जीवन के शुरुआत से और अभी तक की उनकी पोस्टिंग से, उनके जो शब्दों का जो संकलन था, उनके जीवन का जो भी सार था, उन्होंने आपके साथ में बांटा। और मुझे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आप लोगों को जरूर इसका फायदा पहुंचेगा। और आप तो खुद देखिए ही, साथ ही साथ अपने बच्चों को, युवाओं को और अपने बुजुर्गों को भी ये इंटरव्यू जरूर दिखाइए। कैमरा पर्सन विनोद राजपूत के साथ ओम प्रकाश मिश्र, भारतीय समाचार, मुंबई।